मेरे जान तो मेरे बेटे सबसे पहले आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन 10 क्लास का स्टार्ट किया। तो मेरे बच्चे सबसे पहले हमें चैप्टर का नाम क्लियर करना है, इसका मतलब क्या है। 9th क्लास में आप एक डेफिनेशन पढ़ चुके हैं वाइब्रेटरी मोशन की, जिसे आप कहते थे बैक एंड फोर्थ मोशन आर टू एंड फ्रो मोशन अबाउट इट्स मीन पोजीशन। इसी की एक स्पेशल काइंड को, स्पेशल टाइप को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन शॉर्ट फॉर्म में कैपिटल ए से चेंज करके लिखा जाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब मेरे बेटे वो कौन सी वाइब्रेटरी मोशन है जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन हो सकती है, हमारा ये क्वेश्चन होना चाहिए। हर सिंपल हार्मोनिक मोशन वाइब्रेटरी मोशन है, लेकिन हर वाइब्रेटरी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। पहले तो जैसे कि आप फर्स्ट ईयर में आओगे तो चैप्टर नंबर 7 में ये चीज पढ़ाई जाती है, और उसमें ये चीज भी बताई जाती है कि हमारे पास तरह के एक ऑसिलेटरी मोशन है, वाइब्रेटरी मोशन है, फिर उसके बाद हमारे पास एक रिपीटेड मोशंस भी आती हैं जो बार बार अपने इंटरवल्स में रिपीट होते हैं, जिस तरह हैंड्स ऑफ द क्लॉक मूव कर रहे हैं, एक रिपीटेड मोशन है। अब मेरे बच्चे सिंपल हार्मोनिक मोशन में दो चीजें हैं, एक है फ्री और एक है फोर्स्ड। एक है फ्री और एक है मेरा बेटा फोर्स्ड। फ्री ऑसिलेशन और फोर्स ऑसिलेशन, आप जंप करते हो वाइब्रेशन पैदा होती है, फोर्स ऑसिलेशन है। आपने जंप किया छत के ऊपर, ऑसिलेशन पैदा हुई, फोर्स ऑसिलेशन है। हिट किया, ऑसिलेशन पैदा हुई, फोर्स ऑसिलेशन है। वाइब्रेशंस पैदा होती है ना, उसे हम ऑसिलेशन का नाम देते हैं। फ्री का मतलब यह है कि जैसे आपने एक दफा झोले को प्रेस किया और छोड़ दिया तो वो आप क्या कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं, उसे कहते हैं फ्री ऑसिलेशन। बहुत से लोग इसमें ये समझते हैं कि भाई नेचर पता नहीं खुद ही ऑसिलेट करते रहते हैं। नहीं, एक दफा आपको स्टार्ट करना पड़ता है, उसके बाद फिर अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट करते रहते हैं। खैर, आप आते हैं अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग कि हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने क्या साबित करना है। मेरे बेटे डेफिनेशन पे डायरेक्ट नहीं जाता, बस इतनी सी याद रखिएगा, अगर एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट आ जाए, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट आ जाए, तो वो मोशन क्या परफॉर्म कर रही होगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, और साथ मैंने नेगेटिव का साइन क्यों लगाया है, इसको एक्सप्लेन करना है। अब मेरे बच्चे सबसे पहले हमारे पास सिस्टम आता है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है, बोर्ड के पेपर में कई दफा आ भी चुका है। मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। हमें पता है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करते हैं, देन वी हैव टू प्रूव एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। मेरी जान, अब सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम लेते हैं। एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर आपने एक मैस एम अटैच किया। अब इनिशियली ये जिस पोजीशन पे है उसे हम मीन पोजीशन कहते हैं। मीन पोजीशन ऑब्जेक्ट की वो पोजीशन होगी जहां पे ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन 0 होगा, और ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन दो सूरतों में 0 हो सकता है। एक, उसमें लगने वाली तमाम फोर्सेस का इफेक्ट 0, लेकिन अगर वो मूव कर रहा हो तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो, तभी जाके ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन क्या होता है, 0, बिकॉज़ एक्सेलरेशन इज व्हाट, चेंज इन वेलोसिटी। अब मेरे बेटे हम क्या करते हैं, इस स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं और O से स्ट्रेच करते हुए कहां पे ले आते हैं इसको, A तक। बाय अप्लाइंग द फोर्स, आप जितनी ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना ही ये डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, इसे हम x कह देते हैं। इसकी लेंथ में उतना ही इंक्रीज आएगा। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। क्या कौन सा लॉ होता था, हुक्स लॉ। कौन सा लॉ होता था, हुक्स लॉ। तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, ये आ गया। मैंने इसको लिख दिया -kx। अब माइनस का मतलब ये है कि जनाब आप स्प्रिंग को स्ट्रेच अपनी तरफ कर रहे हैं, लेकिन ये वापस जाने की कोशिश करेगा। इस फोर्स को हम रिस्टोरिंग फोर्स भी कहेंगे। किस फोर्स से वापस आने की कोशिश करेगा, रिस्टोरिंग फोर्स। आप स्प्रिंग को इस तरफ स्ट्रेच कर रहे हो, डिस्प्लेसमेंट क्या जा रहा है, दूसरी तरफ। तो आपकी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में दोनों में डायरेक्शन क्या आ गई, ऑपोजिट। उस ऑपोजिट डायरेक्शन को किससे रिप्रेजेंट किया, माइनस के साथ।
अब जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाई, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन इन द बॉडी, देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एक्सेलरेशन भी पैदा हो जाएगा, होगा या नहीं पैदा होगा? अब मेरे बच्चे, ये मेरी जान हमारे पास आ गया F इज इक्वल टू एम ए, इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को कंप्यूट करेंगे, एक्यूट करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। सो बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ये आ रहा है मेरे बेटे। हमें क्या प्रूव करना है? A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x। m इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या होगा? डिवाइड। क्या आ रहा है बेटा? a इज इक्वल टू माइनस k ओवर m इनटू x। जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन होता है और हम इक्वलिटी लाना चाहते हैं, तो मेरे बच्चे यहां पे इक्वलिटी लाने के लिए हमें कोई कांस्टेंट अप्लाई करना होता है। अब हमारे पास कांस्टेंट b है और इक्वलिटी भी है। k क्या होता है मेरा बेटा? स्प्रिंग कांस्टेंट। k की वैल्यू अगर अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ आप निकालो तो ये आएगा f ओवर x। ये f ओवर x आपको क्या बताता है कि अगर आप बहुत ज्यादा फोर्स लगाओ किसी ऑब्जेक्ट पे, लेकिन अगर उसकी लेंथ में चेंज कम आए, इसका मतलब है k की वैल्यू ज्यादा आएगी। k की वैल्यू ज्यादा आने का मतलब आपने जिस स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लगाई, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाई, उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा है, वो ज्यादा स्टिफ है, वो ज्यादा मजबूत है। ज्यादा मजबूत चीज पे फोर्स लगाओ तो उसकी लेंथ में चेंज कम आएगा। तो मैंने फोर्स लगाया, लेंथ में चेंज कम आता है, इट मींस कि स्टिफ क्या है? स्प्रिंग क्या है? ज्यादा स्टिफ है। और हल्का सा स्प्रिंग होगा, फोर्स लगाऊंगा तो लेंथ में भी चेंज क्या आएगा? ज्यादा आएगा। k की वैल्यू क्या आएगी? कम आएगी। तो स्प्रिंग क्या होगा? स्लिंकी, वीक होगा। इट मींस k हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट है, जो हमें क्या बता रहा है? स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग। जो हमें क्या बता रहा है मेरा बेटा? स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग कितना मजबूत है या स्प्रिंग कितना कमजोर है। क्लियर हो गया मेरी जान ये बात? हाँ मेरे बेटे, हमने यहां से देख लिया कि k भी कांस्टेंट है और mass ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, वो तो चेंज नहीं होगा मोशन से। तो मेरे बेटे ये दोनों तो हमारे पास क्या आ गए? कांस्टेंट। इक्विलिटी का साइन भी आ गया, तो मैं लिख सकता हूं a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। और एक्सेलरेशन हमेशा किस तरफ होगा? मीन पोजीशन की तरफ। एक्सेलरेशन हमेशा किसकी तरफ जाएगा? देखो जी, अब देखो बहुत से बच्चों से मैंने हमेशा ये सवाल किया कि जी मैं यहां पे लिख देता हूं कि जी एक्सेलरेशन ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। तो आप इस बात का जवाब मुझे कैसे देंगे कि एक्सेलरेशन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होता है? मेरी जान, आपने न्यूटन लॉ पढ़ा हुआ है, F इज इक्वल टू ma। जिस तरफ फोर्स एक्ट करेगी एक्सेलरेशन भी उसी तरफ होगा। फोर्स उसको मजबूर कर रही है मीन पोजीशन की तरफ, तो एक्सेलरेशन भी फिर किस तरफ होना चाहिए? मीन पोजीशन की तरफ। क्लियर हो गया मेरे बेटे? मीन पोजीशन के अलावा ये जो दो पोजीशन है, जैसे कि A है, यहां पे ये ऑब्जेक्ट नहीं रुका, किस वजह से मेरा बेटा? रीस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स ने इसको मजबूर किया कि अपनी औकात में, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस चले जाओ। अब जरूरी नहीं, जैसे कि स्प्रिंग है, स्प्रिंग के अंदर है इलास्टिसिटी, स्प्रिंग की इलास्टिसिटी जो उसको मजबूर करती है अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रिटेन करने के लिए। लेकिन अगर मेरे पास बॉल एंड बॉल सिस्टम हो, एक बॉल हो और एक दूसरा बॉल हो, उसके अंदर मूव कराऊं, वहां तो स्प्रिंग नहीं है। इसका मतलब है रिस्टोरिंग फोर्स की रीजन हर सिस्टम में डिफरेंट हो सकती है। एक कपड़े को बल देते हो आप, वो अचानक से अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रिटेन करता है, वो स्प्रिंग तो नहीं है ना, ठीक है? तो ये रिस्टोरिंग फोर्स की रीजन मैस स्प्रिंग सिस्टम में क्या है मेरा बेटा? इलास्टिसिटी। चले वो O से A तक आप लेके गए, A पे नहीं रुका ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स, तो कहां पे आ गया? O पे। क्या O पे आके रुक जाएगा? नो सर, ड्यू टू इनर्शिया। ड्यू टू इनर्शिया O पे नहीं रुकेगा। किसकी तरफ आएगा मेरा बेटा? थोड़ा सा पीछे, और उस पोजीशन को क्या कहेंगे? B पोजीशन। A और B हमारे पास है एक्सट्रीम पोजीशन। क्या है मेरा बेटा? एक्सट्रीम पोजीशन। और O हमारे पास क्या है मेरा बेटा? मीन पोजीशन। वो हमारे पास क्या है? मीन पोजीशन। अब मेरे बेटे
ये मीन आ गई, ये एक्सट्रीम पोजीशन आ गई। एक्सट्रीम पे जब ऑब्जेक्ट नहीं रुकेगा ड्यूरिंग द सिंपल हार्मोनिक मोशन तो वहां पे एक्ट कर रही होगी रिस्टोरिंग फोर्स, और अगर वो मीन पे नहीं रुक रहा तो वहां पे कौन सी फोर्स एक्ट कर रही होगी? इनर्शिया। क्लियर हो गया मेरे बेटे? अब मैं आपसे ये पूछूं दो चीजों के बारे में, तो मजीद क्या उसको एक्सटेंड करना अलग से लेक्चर, इसकी वेलोसिटी और इसके एक्सेलरेशन बताएं, कहां पे मैक्सिमम है और कहां पे मिनिमम है, और इसी के साथ मुझे यह भी बता दें कि काइनेटिक एनर्जी इसकी कहां पे मैक्सिमम होगी, क्योंकि आपकी बुक ऐसा नहीं लेकिन फिर भी बात करते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी। देखो भाई, ड्यूरिंग द सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑब्जेक्ट को जब आपने स्ट्रेच करके छोड़ा, एक्सट्रीम पोजीशन में जाके कुछ देर के लिए रुक जाता है। जब वो कुछ देर के लिए रुकेगा तो मैं ये कहूंगा कि वेलोसिटी तो जीरो या मिनिमम होती है। कहां पे होती है मेरा बेटा? एक्सट्रीम, और वो दो पोजीशन है, ए और बी। और मैक्सिमम फिर डेफिनेटली कहां पे होगी मेरा बेटा? कहां पे होगी? मेन पोजीशन पे, क्योंकि जैसे ऑब्जेक्ट वापस आने की कोशिश करेगा ऐसे ऐसे इसकी स्पीड बढ़ेगी और मेन पोजीशन पे क्या होगी? मैक्सिमम। मेन पोजीशन पे क्या होगी? मैक्सिमम। अब एक्सेलरेशन की बात करें, आप जब एक्सट्रीम पोजीशन पे देखते हो तो ऑब्जेक्ट की कुछ वेलोसिटी से वो जीरो होता है। मतलब क्या होता है? चेंज। इसका मतलब आपके पास एक्सट्रीम पोजीशन ए और बी पे एक्सेलरेशन क्या आएगा? मैक्सिमम। लेकिन मीन पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी पे तो एक्सेलरेशन क्या होता है? जीरो, क्योंकि जब उसमें चेंज नहीं आएगा तो एक्सेलरेशन क्या आएगा? जीरो। और किस पॉइंट पे है वो? अब अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज्यादा हो तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है? ज्यादा होती है। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कहां पे ज्यादा थी? मीन पोजीशन। इट मींस कि मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम। और एक्सट्रीम पोजीशन में जब वेलोसिटी जीरो हो गई तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या बताता है? 1/2 mv²। v जीरो करने से काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। अब किसकी बात करते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन mgh। अब हमारे पास h नहीं बल्कि x है, तो x जीरो कब है? जब वो मीन पोजीशन पे है। इसका मतलब मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? जीरो। मीन पोजीशन पे ये जीरो होती है और ये मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होता है। और पोटेंशियल एनर्जी जब x होगा तो पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो x कब होगा? जब ऑब्जेक्ट मीन से किसकी तरफ होगा? एक्सट्रीम पोजीशन पे। क्लियर हो गया मेरा बेटा? हम लोगों ने दोबारा से रिपीट करते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन वो मोशन जिसमें एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट व्हिच इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तीन पोजीशंस देखी, मीन और दो एक्सट्रीम। ऑब्जेक्ट मीन से एक्सट्रीम की तरफ गया, अब एक्सट्रीम पे नहीं रुकता ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स, मीन पे नहीं रुकता ड्यू टू इनर्शिया। एक्सट्रीम पे उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, एक्सेलरेशन मैक्सिमम है, लेकिन वेलोसिटी जीरो। मीन पे उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है लेकिन एक्सेलरेशन जीरो होती है। अब वेलोसिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी का, जहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम वहां पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो हमारे पास मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम, और एक्सट्रीम पे जीरो, क्योंकि वेलोसिटी वहां पे जीरो होती है। पोटेंशियल एनर्जी में mgh की जगह h की जगह x आ गया, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम होगी, जबकि मीन पे क्योंकि x होता ही जीरो है, कोई पोजीशन में चेंज ही नहीं आया, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो। क्लियर हो गया मेरा बेटा? अब मेरे बच्चे इसके बाद कल हम पढ़ेंगे टर्म्स एसोसिएटेड विद सिंपल हार्मोनिक मोशन। यहाँ तक मोशन ऑफ अ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग के बारे में एक छोटी सी बात रह चुकी थी, वो भी कर लेते हैं। इसका अगर टाइम पीरियड कैलकुलेट करना हो मेरे हेल्प में कल ही कर ले तो ज़्यादा बेहतर है। इस टॉपिक में हमने सिर्फ बात कर ली मोशन ऑफ अ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। अपना बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा। आपका भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, और लेक्चर को काइंडली पूरा ज़रूर देखा करें, तभी समझ में आता है। और बाकी लेक्चर्स देखने के लिए प्लेलिस्ट में चले जाएं 10th फिजिक्स की। अपना बहुत सारा सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।